everyone, welcome to the platform of CUET by LPT. So today we are going to cover our session on one of the most important topic of CUET exam, and that is idioms and phrases. So idioms and phrases का डर सभी students को होता है. This session is going to be very helpful to you guys because यहाँ पर जो है हम previous year questions को जो है cover करेंगे idioms and phrases के, so that you get to know कि किस तरह के questions जो है वो CUET में आपसे पूछे जा सकते हैं, और कुछ वेज से जो है मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप idioms and phrases को जो है मेमोराइज कर सकते हैं, वो भी एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को. इन दिस सेशन हम जो है क्वेश्चंस, हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर हम एक एक करके जो है वी विल डिस्कस द आंसर्स फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, और उन्हें हम एनालाइज करना सीखेंगे और ये सीखेंगे कि जो ईडियम्स और फ्रेजेस हैं वो कैसे जो है आप कनेक्ट करके जो है मेमोराइज कर सकते हैं. सो जितने भी आपके ईडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द ईडियम्स ओनली, सो ईडियम्स में क्या होता है, ईडियम्स में we don't consider the literal meaning of the idioms, we consider the contextual meaning of a particular idiom. So हम preference देते हैं किसको, contextual meanings को, ना कि literal meaning को. So we have various idioms and phrases. अब बहुत सारे idioms and phrases हो सकते हैं, जैसे कि आपको पता ही है खुद से कि vocabulary बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, बट उन्हें मेमोराइज करने का एक तरीका होता है, and that is how, that is by relating it with some situations. हर एक idiom and phrases के पीछे आपको कोई ना कोई स्टोरी मिल सकती है, कोई ना कोई उसका कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जो कि आपकी लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकता है. सो इन्हीं डॉट्स को जो है कनेक्ट करते हुए आप idioms and phrases को मेमोराइज कर सकते हैं. सो और ज़्यादा ना देरी करते हुए we will move forward to our questions, and we have the first question over here, and we have to identify the correct meaning of it, and that is in black and white. In black and white का मतलब क्या होता है? Okay, so the first option that we have over here is be colorblind. Option B is not able to appreciate the finer things in life. Be excessively prejudiced against something or someone. A very clear choice that causes no confusion. ठीक है, तो ये आपका जो है idiom है, आपको इसका बताना है कि क्या मीनिंग होगा. ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट का मीनिंग क्या हो सकता है, जैसे कि हम कोई भी लाइक रिटन चीज़ होती है उसका हम प्रिंट आउट निकलवाते हैं, राइट. सो प्रिंट आउट क्या होता है, इन रिटन मतलब कि एक प्रॉपरली अफर्म्ड स्टेटमेंट के लिए हम जो है यूज़ करते हैं इन ब्लैक एंड वाइट. फॉर से आई डोंट कंसिडर द वर्बल एग्रीमेंट्स, आई वांट देम इन ब्लैक एंड वाइट. तो यानी कि मुझे जो है इसका एक पुख्ता, एक प्रूव्ड एविडेंस जो है चाहिए. सो यहाँ पर क्या हो सकता है, whenever you come across any questions, तो आपको क्या करना होता है, you use the power of elimination. So eliminate any options that goes off topic, or you can say that is the literal meaning of your idiom. तो किसी भी idiom का literal meaning मिल रहा है, सबसे पहले उसको eliminate कर दो. So ये color blind से इसका कोई relation नहीं है, this doesn't have any relation with color. So we will eliminate it. Next is not able to appreciate the finer things in life. Next है be excessively prejudiced. So option B won't be the correct answer. Okay, and option C कह रहा है be excessively prejudiced against something or someone, ये भी नहीं होगा. The correct answer will be option D. जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल से भी बताया that in black and white means एक properly affirmed statement, जिससे क्या हो, किसी भी तरह की कोई भी confusion ना हो रही, राइट. सो ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होता है, अ वेरी क्लियर चॉइस दैट कॉजेज नो कन्फ्यूजन. एक ऐसी क्लियर चॉइस जिसका कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस यू हैव टू चूज द वन दैट राइटली एक्सप्लेन्स the expression, and that is to call a spade a spade. So इसका meaning क्या हो सकता है, we have options, and that is speak directly and frankly, speak rudely and disrespectfully. Option C, speak softly, and option D, speak diplomatically. So these are the four options, and you have to choose the correct meaning of this idiom. So इस idiom का मतलब क्या होता है, spade क्या होता है, हमारा कार्ड होता है. ठीक है, जो आपका डेक ऑफ कार्ड्स होता है उसके अंदर एक लाइक
कुछ इस तरीके का आई गेस सिंबल वाला जो है कार्ड होता है, राइट, वी कॉल इट स्पेड। सो स्पेड को स्पेड बोलना यानी कि जो चीज़ एग्जैक्टली है उसको एग्जैक्टली ही बोलना। सो वी हैव सम पीपल इन आवर लाइफ जो कि कुछ भी गलत होता है तो उसको गलत बोलते हैं, कुछ भी सच होता है तो उसको सच बोलते हैं, झूठ होता है तो झूठ बोलते हैं, सही होता है तो सही बोलते हैं, राइट। सो दीज काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सो टू कॉल अ स्पीड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में आप डायरेक्टली कुछ भी कह दें या फिर फ्रैंकली किसी भी चीज़ के बारे में कह दें, दैट इज टू कॉल अ स्पीड अ स्पीड। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग हम इसको कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। मेमोराइज इट विद यूजिंग इट इन द सेंटेंसेस, कनेक्टिंग इट विद योर रियल लाइफ सिचुएशंस। सो फर्स्ट से आप किसी भी फ्रेंड को बोल सकते हैं दैट ही इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड guy and he calls a spade, right? So ऐसे person क्या होते हैं, they are straightforward. All right, now moving forward to next question, and next question is हमें identify करना है to draw the long bow, to draw the long bow. Now what is a bow? bow जो arrow and bow होता है, ठीक है। सो टू ड्रॉ अ लॉन्ग बो का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, राइट। हम इसे हिंदी में बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, ओके। सो व्हाट would be the correct answer for this question? It will be to exaggerate, okay. So किसी भी चीज़ को हम ज़रूरत से ज़्यादा, लाइक होता है ना, इतना सा इशू होता है एंड उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं। सो दिस मीन्स टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। अब जैसे कई लोगों की आदत होती है राई का पहाड़ बना देने की, एग्जैजरेट कर देने की किसी भी चीज़ को। सो यू कैन से दैट दीज काइंड्स ऑफ पीपल लव टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, okay. So this means कि उन्हें exaggerate करने की habit है। Next we have wild goose chase. Now what is the meaning of wild goose chase? So goose क्या होती है? Goose is a kind of bird, right? So wild का मतलब क्या हुआ? The jungly one, okay. And chase का मतलब क्या हुआ? You are running after the goose. अब ये कहा जाता है that goose जो होती है वो बहुत fast होती है, बहुत ही स्विफ्ट होती है, एंड व्हेन यू स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके हाथ में आ जाए, राइट। सो अ वाइल्ड गूस चेस का मतलब क्या हुआ कि आप किसी ऐसे काम को परस्यू कर रहे हो जिसका आपका कोई रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला है, राइट। सो वी हैव ऑप्शंस ओवर हियर, दैट इज अ फ्रूटफुल सर्च, सो दिस वॉन्ट बी द करेक्ट आंसर। अ टाइमलेस सर्च, timely search, this won't be the correct answer as well. And next we have wrong decision and useless search. Useless search will be the correct answer over here. So when we pursue, that is useless, that doesn't give us any result, तो उसके लिए हम medium use करते हैं wild goose chase. First say convincing our parents would be a wild goose chase, right? So they are not going to understand, right? So सिचुएशंस के साथ कनेक्ट करो, रिलेट करो, एंड देन यू कैन मेमोराइज द इडियम्स एंड फ्रेजेस वेरी इजीली। वोकैब को लर्न करने का यही एक बढ़िया तरीका होता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वन इज एट लॉगर हेड्स। सो एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या हुआ? लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? वी हैव वुडन लॉग्स, राइट, वी हैव वुडन लॉग्स। सो इफ समवन इज एट द loggerhead, that means you have some sort of fight going on or a conflict going on with that particular person. So आपके हाथ में डंडा है, and डंडा किस लिए यूज़ किया जाता है? To fight. And if someone is at the logger's head, so this means that you are in a conflict with that particular person. So the correct answer for this question will be what? That is option B. Option A, that is to suffer, that is incorrect. In conflict with someone will be the correct answer. To face tough competition, ये आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये भी तो meaning हो सकता है, but this is not the exact meaning. It is not the contextual meaning of this idiom. And ये वाला जो आपका option D है, we will eliminate it because again it is not the correct meaning of it. So at loggerheads का मतलब क्या होता है? To be in conflict with someone. So you can use it in your life situations as well. जैसे कि आपका कोई friend है, उनसे आपकी लड़ाई हो गई, so you can say that I am at the loggerheads. Okay. Next is we have these question. Okay, so ये आपका CUET का previous year का question ही है. You can see we have list 1 and list 2 over here. So आपको ऐसे match the following के format में भी जो है मिल सकते हैं questions. अब आपको क्या करना होगा? You will have 4 options and you need to identify the correct match.
राइट. सो जो भी आपको idioms दिए गए हैं, you have to look for the correct match, you have to look for the correct meaning, and following that you have to choose the correct sequence out of the all 4 options, right. So the first one is blow the gaff. Option B is at the end of your tether. Option C is B, full of beans, and next one is want to curl up and die. Okay, so out of the four options you can see, आप इसको भी जो है इस स्ट्रैटेजी को भी देख सकते हो क्या कि ए जो है इट इज पेयरिंग विद द थर्ड वन, द सेकंड वन, द फोर्थ वन एंड द थर्ड वन. ओके, सो दिस मीन्स कि फर्स्ट वाला आपका मीनिंग नहीं है ए का, ब्लो द गैफ. ओके, सो वी हैव first, that is feel unable to deal with something. Next, feel terribly ashamed and embarrassed. Next is divulge a secret. Next is to be full of energy. So to be full of beans का मतलब क्या हो सकता है? We need to identify that. Okay, and next is want to curl up and die. इसका जो है क्या होगा? Want to curl up and die का meaning जो है होता है to feel terribly ashamed and embarrassed, and full of beans का मतलब क्या हुआ? That is full of energy, right? So for D we have 2 and for C we have 4, right? So अगर आपको सभी meanings नहीं पता होते, so what you need to do is, अगर एक word का भी आपको meaning, एक दो word का भी अगर आपको meaning पता होता है, so you can easily identify the correct sequence, and this is the plus point about these kinds of questions. So यहाँ पर क्या है? D का second है, okay, and C का क्या है? Fourth है. So D का second we have over here and over here. So we will eliminate the options B and C. Okay, so हम B और C को जो है यहाँ पर eliminate कर देंगे. Now we are left with option A and option D. Okay, so with C we know कि हमारा fourth वाला जो है pair up हो रहा है. So fourth वाला ये रहा. The correct answer will be what? That will be option A. So this is how you use this strategy, the right strategy, to solve these kinds of questions. Now you can check कि क्या इसके context कुछ बन रहा है. So first का हमारा A का बन रहा है blow the gaff is divulge a secret. Yes, blow the gaff. Gaff का मतलब क्या होता है? कोई भी एक secret, right? So if you are blowing the gaff, यानी कि जो भी secret है उसको आप reveal कर रहे हो, right? Next है at the end of your tether. B का हो जाएगा first, that is to feel unable to deal with something. So when you feel at the end of your tether, that means कि आप किसी भी particular चीज़ से, किसी भी particular situation से जो है deal करने की हालत में नहीं हो, right? So next we have C, that is full of beans. इसका meaning हो जाएगा full of energy, and want to curl up and die का meaning होगा feeling terribly ashamed and embarrassed. All right, now moving forward to next question. Next question, again we have a list of idioms and we have to match them up with their correct meanings. So the first one is bite the bullet, second one is fly off the handle, next one is the ball is in your coat, and next one is a drop in ocean. Okay, so we have the meanings, and that is the next move or decision is yours. Okay, so इसका meaning क्या हो जाएगा? मतलब कि द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? इट इज़ अप टू यू, राइट? बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या हुआ? वी प्ले टेनिस, एंड जिसके कोर्ट में जो है बॉल गिरती है, दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट्स द चांस टू सर्व, राइट? सो बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या हुआ? जो भी एक्शन होगा उसका जो भी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ यू हु इज़ गोइंग टू डिसाइड, right? So the correct one for the C will be first. So we can see C का first हमारे पास ये रहा, and we can directly say कि ये आपका आंसर है, but still we are going to match everything up over here. And next we have a very small amount compared to the need will be a drop in the ocean. So D का हमारे पास 2 है, ये भी clear हो गया. Next one is bite the bullet. That is to take on a difficult challenge. किसी भी difficult challenge को आप ले रहे हैं, bravely जो है आप उसे फेस कर रहे हैं. सो आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं अपनी लाइफ की सिचुएशन से या किसी भी फ्रेंड की सिचुएशन से, दैट ही इज़ वेरी ब्रेव एंड ही बिट द बुलेट. दिस मीन्स कि उसने जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बड़ी ही ब्रेवरी से जो है हैंडल किया. सो बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या हो जाएगा? दैट इज़ ए का 3, राइट? सो ए का 3 हो गया, एंड वी आर लेफ्ट विद बी का 4. बी का 4 हो जाएगा टू लूज वंस टेम्पर सडनली. फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या हुआ? जैसे होता है ना, कोई गाड़ी होती है, उसका हैंडल अगर उठ जाए तो क्या होगा? गाड़ी कंट्रोल से बाहर ही चली गई है. दिस मीन्स कि एंगर जो है किसी का क्या है?
टेम्पर जो है किसी का एकदम से चेंज हो गया है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है, right? So this is the idiom that is used in this context. So the correct answer for this question will be what? It will be option A. All right, now moving forward to next question, and next question is this. We have list 1 and list 2. These are the idioms and these are the meanings, right? So the first one is tooth and nail. We have smell a rat, we have in the good books of, and next one is in high spirits. ओके, सो टूथ एंड नील हम ना ऐसे हिंदी में इडियम यूज़ करते हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाना. सो टूथ एंड नील का मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन फाइट कर रहा हो, राइट, एंड उस पर्टिकुलर पर्सन के जो है वेपन्स अगर हाथ से गिर जाए तो फिर वो किससे लड़ने आ गया, वो अपने नेल से और टीथ से ही लड़ने आ गया. सो मतलब अपने पूरे सारे एफर्ट्स लगा देना किसी भी चीज़ में, राइट. सो टूथ एंड नेल का मीनिंग क्या हो जाएगा, दैट इज विद ऑल पावर. ओके, with all power will be the correct answer over here. ए का हो जाएगा हमारा, ए का हो जाएगा 4. Now moving forward to B. B is smell a rat. Smell a rat का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ का आपको लाइक शक हो ना कि कुछ तो गड़बड़ है, right? So for that we use smell a rat. So smell a rat का मतलब क्या हुआ, reason to suspect. ठीक है, कोई भी सस्पिशन हो, यू सस्पेक्ट समथिंग, यू सस्पेक्ट अ ट्रिक, सो इन दैट केस यू कैन यूज द इडियम स्मेल अ रैट. फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज आई हैड स्मेल्ड अ रैट. सो मुझे बहुत पहले ही शक हो गया था, राइट. सो बी का हो जाएगा हमारा रीजन टू सस्पेक्ट. नेक्स्ट वन इज इन द गुड बुक्स ऑफ. दिस मीन्स कि आप अगर आप कह रहे हैं दैट यू आर इन द गुड बुक्स ऑफ समवन, दैट मीन्स कि आपकी जो इमेज है, जो आपका इम्प्रेशन है उस पर्टिकुलर पर्सन के आगे अच्छा है. सो एंड इसके लिए हम मीनिंग क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ टू बी फेवर विद समवन. ओके, सो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा फर्स्ट. एंड वी हैव डी, डी लास्ट रह गया, डी का हो जाएगा 2. सो वी हैव A4, B3, C1 एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A. Now moving forward to next question. Next question is, the expression out of the woods means what? So out of the woods का मतलब क्या होता है? Option A is to be out of fashion. Option B is to be on a holiday. Next one is to be out of danger. Option D, to be out of control. And option E, to be unwell. So out of the woods, woods में क्या होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, danger होते हैं, right? So if you are saying that I am out of the woods, this means that you are out of the dangerous situation. So the correct answer for this question will be option C. Okay, the correct answer for this question will be option C. Now moving forward to next, and next one is to put a spoke in one's wheel. To put a spoke in one's wheel का मतलब क्या हुआ कि किसी की गाड़ी में wheel है, आपने उसमें एक spoke लगा दिया, डंडा जो होता है, राइट. सो दिस मीन्स कि वहाँ पर जो टायर है इट विल स्टॉप वर्किंग. सो यानी कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का कोई भी काम, कोई भी टास्क, अगर आप उसमें हिंड्रेंसेस क्रिएट कर रहे हैं, सो दिस मीन्स दैट यू आर पुटिंग अ स्पोक इन देयर व्हील, राइट. सो किसी भी तरह का जो है कोई काम अगर चल रहा है, उसको अगर आप जो है दखल अंदाजी कर रहे हैं उसमें, सो उसका मीनिंग क्या होगा, उसका इडियम क्या होगा, दैट विल बी टू पुट अ स्पोक इन वंस व्हील, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन ए, टू बी एडवांटेजेस एट द टाइम ऑफ डिफिकल्टी. ऑप्शन बी, टू मेंटेन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. ऑप्शन सी, टू ब्लेम द अदर पार्टी. ऑप्शन डी, टू पुट अ डिफिकल्टी इन द वे ऑफ प्रोग्रेस, राइट. सो किसी भी चीज़ को आप हिंडर कर रहे हैं, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी. ऑल राइट, अब आपको मैंने बता दिया कैसे आपको कॉन्टेक्स्ट को जो है फाइंड आउट करना है. नाउ वी विल डिस्कस द मीनिंग्स ऑफ द idioms and phrases that are going to appear over here, right. Now moving forward to next sentence, and next sentence is Sanya kept blowing her own trumpet throughout the party. So what will be the correct answer over here? Option 1 is chatting continuously. Second is irritating everyone. Third is singing loudly. And fourth one is praising herself. So if someone blows their trumpet, that means कि वो खुद अपनी तारीफ खुद से कर रहे हैं, right? So यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? The correct answer will be option 4. That is praising herself. Now moving forward to next, and next one is again we have list 1 and list 2 over here.
सो वी हैव हर्क्यूलियन टास्क. हर्क्यूलियन टास्क हम ईडियम यूज़ करते हैं उस काम के लिए जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. So the option over here will be A3 and A3 in option B and D. So we will eliminate the options A and C over here. All right. Next we have kith and kin. Kith and kin के लिए हम जो है हिंदी में usually use करते हैं that is सगे संबंधी, right? So relatives के लिए हम use करते हैं kith and kin, right? So यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? We have loaded result in brief false hope. ओके, सो वी हैव सी. सी का हो जाएगा हमारा 4, राइट. तो सी का 4 हमारे पास कहाँ है? यहाँ पर है. ऑलराइट, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ पर ये सही आंसर होगा. सो हर्क्यूलियन टास्क विल बी व्हाट? इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क. देन वी हैव बी, किथ एंड किन का हो जाएगा लोडेड रिजल्ट. दिस कैन ऑल्सो बी द करेक्ट आंसर, राइट. इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया है. नेक्स्ट है लिव इन अ फूल्स पैराडाइज. इसका मतलब होता है टू हैव फॉल्स होप, right. And next one is long and short. Long and short का meaning हो जाएगा that is in brief. So that is why the correct answer for this question will be option B. So the thing is, कहीं पर भी आप अटक रहे हो, just use this strategy and उसी से जो है आप क्वेश्चन का सही आंसर निकाल सकते हो. जस्ट डोंट गेट वरीड अगर किसी भी पर्टिकुलर इडियम का आपको मीनिंग नहीं पता है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वी हैव द सेंटेंसेस ओवर हियर. अब सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग जो है हमें करेक्ट ईडियम चूज करना है. ईडियम नहीं है यहाँ पर, फ्रेजल वर्ब है, सॉरी. सो वी हैव टू चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब एज पर द सेंटेंस, ओके, इन द लिस्ट 1. So the first one is they gave me a form to dash, okay. Next one is I will dash the mistake that I made in the form, okay. Next one is I didn't expect her to dash the job offered to her. Next one is the robbers will dash with the loot if the police do not arrive on time, okay. So the first one is cross out, next we have fill out, next we have get away, and next we have turn down. ओके, सो सी के साथ हमारा फोर्थ जो है मैच कर सकता है, टू टर्न डाउन एन ऑफर, राइट. सो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो ऑफर उसे मिल रहा है वो उसे भी जो है डिनाई कर देगी, रिजेक्ट कर देगी, राइट. टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टू रिजेक्ट समथिंग, ओके. टू रिजेक्ट समथिंग इज व्हाट टर्न डाउन. गेट अवे का मतलब होता है भाग जाना. तो यहाँ पर जो है रॉबर्स जो है क्या करेंगे, अगर पुलिस नहीं आई है तो जो रॉबर्स हैं दे विल जस्ट गेट अवे विद द लूट. जो भी लूट है उसको लेकर चले जाएंगे, भाग जाएंगे, राइट. सो डी के साथ हमारा क्या मैच हो रहा है? वी हैव 3, राइट. सो सी का 4 एंड डी का 3, यहाँ पर ये मिल गया आपको आंसर, बट स्टिल वी विल fill the rest of it, right. So first है I will dash the mistake, so we say cross out, right. जैसे कोई भी अगर एरर होता तो हम ऐसे करते हैं ना, क्रॉस आउट, राइट. सो यहाँ पर क्रॉस आउट का मीनिंग क्या हुआ? क्रॉस आउट का मतलब होता है मिस्टेक को कोई भी लाइक स्ट्राइक थ्रू कर देना, राइट. नेक्स्ट वी हैव दे गेव मी अ फॉर्म टू फिल आउट, तो फिल आउट इसका होगा, एंड दैट इज हाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ए, okay. Now moving forward to next question. Next question is this. So we have to choose the correct idiom to fill in the blank in the following sentences. So इस तरह से भी आपके questions आ सकते हैं. And we have the sentence over here, and that is people have come to know the politicians dash method. कैसा method आपको identify करना है of winning the election. So कौन सा हो सकता है? First one is get cold feet. Next is B, that is hole and corner. Next one is 6s and 7s, and next one is apple pie order, right. So कैसा method होगा उनके जीतने का? ठीक है. First one is what? Get cold feet. Get cold feet का मतलब क्या होता है? To be ill we can say, या फिर किसी भी तरह की movement show ना करना, right. So we will eliminate this one, right. 6s and 7s का मतलब क्या होता है? That means confused, right. So ये भी eliminate हो जाएगा. Apple pie order का मतलब क्या होता है? In a correct order. So we will eliminate this one as well, and we are left with hole and corner, and the correct answer for this question will be option B. Now the question is, what is the meaning of the idiom that is hole and corner? ठीक है. hole and corner का मतलब होता है secretive, कोई भी जो छुपा हुआ होता है, ठीक है. hole and corner is used for secretive, something that is secretive, उसके लिए यूज किया जाता है hole and corner, ओके. सो पॉलिटिशियन का कैसा मेथड है इलेक्शन जीतने का? हिडन मेथड है, जो कि किसी को भी नहीं पता. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन.
Next question is, no doubt it was a difficult job, but each member of the team decided to put his dash. Okay, so put his dash what? ठीक है, कह रहा है कि इसमें कोई जो है दो राय नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि जो जॉब था, जो वर्क था वो बहुत डिफिकल्ट था, बट सभी ने जो है क्या किया, सभी ने अपने एफर्ट्स डाले होंगे यहाँ पर, राइट. सो ऑप्शन ए इज आर्म चेयर जॉब. आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है एन ईजी जॉब. ओके, it is an easy job. Next one is his foot in the door, and we have option B, in that is shoulder to the wheel. Option C is his foot in the door, and option D is put his foot down. Okay, so यहाँ पर मीनिंग देखो क्या होगा. ओके, सो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग बन रहा है वो क्या है कि डिफ़िकल्ट टास्क होने के बावजूद भी सभी मेंबर्स ने क्या किया, अपना पूरे एफर्ट्स लगा दी, राइट. सो यहाँ पर देखो, हिज फुट इन द डोर एंड पुट हिज फुट डाउन. पुट हिज फुट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का स्टैंड लेना. तो यहाँ पर कुछ स्टैंड लेने से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सो वी विल एलिमिनेट दिस. हिज फुट इन द डोर का मतलब हुआ ये तो किसी तरह का लाइक हर्डल क्रिएट करना, सो वी विल एलिमिनेट दिस एज वेल, एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन बी. ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका मतलब क्या होता है, शोल्डर टू द व्हील का मतलब क्या होता है, दिस मीन्स कि अपने पूरे एफर्ट्स लगा देना. All right, now moving forward to next one, and next one is again we are here with the list and the meanings, right. So we have list 1 with idioms, and we have list 2 with the meanings of these, right. So यहाँ पर हमारा first idiom है, that is by hook or by crook. By hook or by crook का मतलब क्या होता है, like using fair and unfair means. जैसे बोलते हैं ना कि कई बार जो प्लेयर्स है वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं दैट दे ट्राई टू विन बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि चाहे कुछ भी हो, चाहे उन्हें बेईमानी करनी पड़े, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हो रॉन्ग मीन्स को यूज़ करके जो है किसी भी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी यूज़ व्हाट, बाय हुक और बाय क्रूक, राइट. सो करेक्ट मीनिंग इसका क्या हो सकता है, दैट विल बी बाय फेयर मीन्स और फाउल, राइट. सो वी हैव ए का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, राइट. सो ए का 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है. वी विल एलिमिनेट द ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 1. नेक्स्ट वन इज इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कम समय में किसी भी चीज़ के बारे में पता चलना. फॉर से वी गॉट टू नो दैट आवर फ्लाइट इज़ कैंसल्ड इन द निक ऑफ टाइम. दिस मीन्स कि लास्ट मोमेंट पर जो है हमें पता चला कि हमारी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है, राइट. सो द करेक्ट मीनिंग फॉर बी, दैट इज इन द निक ऑफ टाइम, विल बी just at the right moment, right. So यहाँ पर हमने first को eliminate कर दिया है, and we have eliminated fourth as well. So B का हमारा क्या है, B का first है, so this can be the correct answer. Next, sitting on the fence. Sitting on the fence का मतलब क्या होता है, जब आप दो options में से किसी एक को choose नहीं कर पा रहे हो, आप confused हो किसी चीज़ को लेकर, तो उसके लिए हम बोलते हैं sitting on the fence. Okay, so sitting on the fence यहाँ पर क्या हो जाएगा, it will be hesitating to choose a side. और एक वर्ड हम यूज़ करते हैं डिलेमा. डिलेमा हम यूज़ करते हैं उस सिचुएशन के लिए जब दो अगली सिचुएशंस में से हमें कोई एक चूज़ करना हो और उसमें हमें कन्फ्यूजन हो, राइट. सो यहाँ पर सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या हो जाएगा, हेजिटेटिंग टू चूज अ साइड. सो सी का हो गया हमारा 2. नाउ वी आर लेफ्ट विद डी, एंड दैट इज एन एक्स टू ग्राइंड. एन एक्स टू ग्राइंड इज एन ईडियम जो कि यूज़ की जाती है अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए. दिस मीन्स दैट, जैसे कि आप सेंटेंस अगर क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट ऐसे कर सकते हो कि ही यूजुअली डजंट टॉक टू एनीवन until he has an axe to grind, यानी कि जब तक उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट ना हो फुलफिल करने के लिए तब तक वो किसी से बात नहीं करते, राइट. सो आप कह सकते हो थोड़े से जो सेल्फिश लोग होते हैं उनके लिए आप ये ईडियम यूज़ कर सकते हो, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, इट विल बी सेकेंड. तो सेकेंड जो है इसका सही आंसर है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव द लिस्ट ऑफ ईडियम्स एंड वी हैव द मीनिंग्स ऑफ देम. कट कॉर्नर्स का मतलब देखो क्या होता है. कट कॉर्नर्स का मतलब होता है थोड़ा सा लाइक कईयों की आदत होती है ना कई लोगों की कि कुछ भी अगर लाइक खर्चा हो रहा है तो उसमें से थोड़ा कुछ ना कुछ लाइक सेव करना चाहते हैं, बच जाए कैसे भी करके उनका जो भी एक्सपेंस है, राइट. तो उसके लिए हम ईडियम यूज़ करते हैं कट कॉर्नर्स, right. So the correct meaning for this one will be do something cheaply or carelessly. Okay, so यहाँ पर A का क्या हो जाएगा, A का हो जाएगा 1.
ठीक है, ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. सो ए का 1 हमारे पास यहाँ है ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में. सो वी विल जस्ट कैंसिल ऑप्शन बी एंड सी ओवर हियर. Right, now we have B and that is draw a blank. Next we have go the extra mile and next we have in the doldrums. Right, so go the extra mile का मतलब क्या होता है, जब आप थोड़े से ज़्यादा efforts किसी भी चीज़ में लगाते हो. If you want to succeed in your life you need to go an extra mile, यानी कि आपको थोड़ा सा और जो है efforts लगाने की ज़रूरत है. So यहाँ पर C का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा and we know the correct answer for this question will be option A. बट स्टिल समझ लेते हैं. ड्रॉ ब्लैंक का मीनिंग देखो क्या होता है. ड्रॉ अ ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब क्या हुआ, कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलना. राइट, सो फेल टू गेट एन आंसर इज ड्रॉ अ ब्लैंक. Okay, so even though the student kept asking the question frequently, the teacher draw a blank. That means कि teacher ने उसे कोई भी जो है response नहीं दिया. Right, next we have indolence. Indolence का मतलब क्या हो जाएगा, in low spirits और इनएक्टिविटी. तो आप यूज़ कर सकते हैं. कई लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहते हैं या फिर जिनमें बहुत लाइक एनर्जी बहुत लो नज़र आती है, बड़े सैड से जो लगते हैं, उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो दैट he just stays in the doldrums. Right, so the correct answer for this question will be option A. Now moving forward to next one, and next we have list 1 and list 2. Again we have the idioms and we have the meanings. Right, so first one is by leaps and bounds. नेक्स्ट इज एट लॉगरहेड्स, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया. नेक्स्ट इज इन कोल्ड ब्लड एंड नेक्स्ट वन इज थ्रू थिक एंड थिन. ओके, सो फर्स्ट वन इज रैपिडली, नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. तो किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, सो फॉर दैट वी यूज एट लॉगरहेड्स, जो कि अभी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है. सो बी का क्या हो जाएगा, बी का होगा 2. Now we have what we have in cold blood. Cold blood का मतलब क्या होता है, it means without any emotion. And through thick and thin का मतलब क्या होता है, in all circumstances. First you can say that this particular person जो कि आपका friend है, you can say that he has always been with me through thick and thin. So in all circumstances we use the idiom thick and thin. Right, so यहाँ पर हो जाएगा डी का हो जाएगा हमारा 4 एंड नेक्स्ट वी हैव सी एंड वी आर लेफ्ट विद ए. ओके, सो ए का क्या होगा, ए का होगा बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली. ओके, लीप्स जो होती हैं दे डिनोट रैपिडनेस, तो इसलिए यहाँ पर जो ए है इसका मीनिंग क्या होगा, सही 1 होगा. राइट, बी का 2 हुआ, सी का क्या हो जाएगा, वी हैव 3. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा. Now moving forward to next question. Next question is we have the list of idioms and we have the meanings. Now we have to choose the correct meanings of them. So first है at 6s and 7s. Next we have a piece of cake. Next we have cost an arm and leg. So हम बोल सकते हैं जैसे that this particular watch costed us an arm and leg. यानी कि ये जो particular घड़ी है, जो watch है, that is very expensive, right? So cost an arm and लेग का क्या हुआ, सी का 3 हो गया. यहीं से ही आपको आंसर मिल गया. हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, तो ये यहाँ पर हो गया. पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी इजी. सो कई बार होता है ना कि हम बोलते हैं ना ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था. राइट, सो फॉर दैट यू कैन यूज दैट इट वाज अ पीस ऑफ केक. केक वर्ड अगर आपको नजर आता है ना कहीं पर भी, आप समझो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ईजी की बात हो रही है. जैसे कि पीस ऑफ केक है, ठीक है, ऐसे ही एक और वर्ड हम यूज करते हैं दैट इज it was a cake walk. Okay, so cake walk भी क्या show करता है, something that is easily achievable. For that we use the idiom that is a cake walk. Right, so next piece of cake हो गया हमारा 2 and now we are left with A and that is at 6s and 7s, जो कि मैंने आपको बताया ये है at confusion या in confusion, sorry. Okay, so the correct answer for this question will be option A. All right, now moving forward to next question, and next question is what? Again we have the list, right? So the first one is jump the gun, on cloud 9, bite off more than you can chew, and next one is pull someone's leg, right? तो ये तो हम ना usually use भी करते हैं. pull someone's leg का मतलब होता है किसी की खिंचाई करना, right? So यहाँ पर D का क्या हो जाएगा, D का हो जाएगा 4. राइट, सो यहाँ पर डी का 4 ये है, इस वाले को एलिमिनेट कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव
मीनिंग्स देख लेते हैं. जंप द गन, ठीक है, ऑन क्लाउड 9 एंड बाइट ऑफ मोर देन यू कैन chew. So next we have extremely happy. For extremely happy we use on cloud 9. Jump the gun का मतलब क्या होता है? Okay, so jump the gun का मतलब हो जाएगा start too early. And next one, jump the gun का मतलब क्या होता है? देखो जो रेस होती थी पहले, राइट, जो भी रेसेस हुआ करती थी, एथलीट्स जो रेस करते थे, so there was the gun, वो गन शॉट होता था, उसकी आवाज़ पर जो है जो एथलीट्स थे दे यूज्ड टू रन. यूजुअली अब भी ऐसा ही होता है, राइट. सो इफ़ यू आर जंपिंग बिफोर द गन दैट मीन्स कि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया किसी चीज़ को. सो दैट इज़ वाई ए का क्या हो जाएगा, ए का फर्स्ट हो जाएगा. सो वी हैव बी इन दैट इज एक्सट्रीमली हैप्पी. एंड बाइट ऑफ मोर देन वन कैन chew का मतलब हुआ कि जितना काम आप खुद संभाल सकते हो उससे ज़्यादा आपने कोई टास्क अगर ले लिया है, सो फॉर दैट वी यूज़ व्हाट, बाइट ऑफ मोर देन you can chew. So the correct answer for this question will be what? It will be option A. All right. Now moving forward to next question, and next question is we have to identify the meaning of the word bite the bullet. So the sentence says the manager decided to bite the bullet and implement the unpopular policy despite strong resistance from employees. So option A is to avoid a difficult situation, to face a difficult situation bravely, to delay an important decision, or to argue aggressively, right. So इसमें जो सही आंसर आपको होगा वो क्या होगा, जब आप किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को जो बहुत डिफिकल्ट होती है उसको ब्रेवली अगर आप हैंडल करते हो, so this means that you actually bit the bullet, right. So for this the correct answer will be option B. The correct answer for this question will be option B. Now moving forward to next, and next one is identify the correct meaning of the word spill the beans. Spill the beans का meaning देखो होता क्या है. इसका मतलब होता है जब कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का रिजल्ट जब आप रिवील करते हो तो इसका मीनिंग जो है रेवलेशन से है, राइट. सो वी हैव ऑप्शन ए दैट इज टू कुक फूड केयरलेसली, ये नहीं होगा, ठीक है. ऑप्शन बी इज टू रिवील अ सीक्रेट, दिस कैन बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज टू वेस्ट मनी फुलिशली, ये भी नहीं होगा. एंड टू गेट एंग्री ओवर ट्रिवियल मैटर्स, ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी मोटी बातों पर, राइट. सो ये भी नहीं होगा. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. ऑलराइट. सो स्पिल द बीन्स अभी कहाँ से बना है, ठीक है. पहले के टाइम पर क्या होता था, आप यूजुअली देखोगे जो आपके ईडियम्स है ना उसमें ग्रीक कल्चर का थोड़ा सा रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा. अब यहाँ पर क्या है कि पहले के टाइम पर ग्रीक जो भी स्पोर्ट्स हुआ करते थे या फिर इलेक्शंस जो हुआ करते थे किसी भी चीज़ के लिए, सो उस टाइम पर जो है कलर्ड बीन्स को यूज़ किया जाता था फॉर वोटिंग, राइट. डिफरेंट कलर्स के बीन्स होते थे एंड जो भी वोटर होता था वो एक एक बीन डालकर जाता था. एंड व्हेन यू स्पिल द बीन्स उससे जो है आपको रिजल्ट का पता चलता था. सो आपका ये उस टाइम पर जो यूज़ था रेफरेंस, ठीक है, वो अब आज के टाइम पर जो है ईडियम की तरह यूज़ किया जा रहा है. सो हमेशा आपको कुछ ना कुछ कल्चरल रेफरेंस देखने को मिलेगा ईडियम्स में, और या फिर आपको कुछ ना कुछ लाइक स्टोरी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, राइट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज Bhim has been shown in the popular culture as someone who eats in large quantity. So ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में खाता है उसके लिए हम क्या इडियम यूज़ कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज ईट हम्बल पाई. ऑप्शन बी इज हीट लाइक हॉर्स. नेक्स्ट इज ईट लाइक अ बर्ड. बर्ड की डाइट तो वैसे भी कम होती है तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा, राइट. नेक्स्ट वन इज चूज द फैट. सो ये भी कोई मीनिंग नहीं बना, ये भी कोई इडियम नहीं है. The correct answer for this question will be eat like a horse. So if there is any friend of yours जो बहुत ज़्यादा खाता है या फिर आपका sibling है, so you can call them that you eat like horse, right? So the correct answer for this question will be option B. All right, now moving forward to next, and we have column A and column B. These are the idioms and these are the meanings, okay? First one is break the ice. Second one is hit the nail on the head. Next one is once in a blue moon. And next one is burn the midnight oil. Okay? So break the ice का मतलब देखो क्या होता है. कहीं पर भी आप ऐसी लोकेशन में अगर चले जाएं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस है, बहुत ज़्यादा स्नो है, तो ऐसी लोकेशन में आपको लोग भी बहुत कम मिलेंगे.
राइट. सो वहाँ पर क्या होगी, साइलेंस होगी. सो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, साइलेंस को तोड़ना और किसी भी तरह की कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करना. तो कई बार ऐसा होता है ना कि व्हेन यू आर विद समवन और एक ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है, एंड व्हेन यू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन with that person, so this means that I broke the ice, right? So break the ice का meaning क्या हो जाता है, to initiate a conversation in a social setting. So A का हमारा क्या हो जाएगा, A का हुआ 4. Next we have B, C and D. इसको भी identify कर लेते हैं. Next है hit the nail on the head. इसका meaning क्या हो जाएगा, this means to say something exactly right. So hit the nail on the head का मतलब ना, ये ऐसा कुछ हिंदी में बोला भी जाता है, लाइक डंकी की चोट पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो आप ज़रूर बताना कि हिंदी में कौन सा इडियम इसके साथ मैच हो सकता है, राइट. सो टू से समथिंग एग्जैक्टली राइट. सो बी का हो जाएगा 2. नेक्स्ट वी हैव सी, once in a blue moon, it will be very rarely. And burn the midnight oil का मतलब होता है to work late into the night. अब इसका मतलब देखो क्या है, earlier जो है लैंटर्न्स हुआ करते थे लोगों के घरों में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी, और जो वो लैंटर्न्स हुआ करते थे, दे यूज टू बर्न ऑन केरोसिन ऑयल. सो इफ़ यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, आप जो है रात को कुछ इंपॉर्टेंट टास्क कर रहे हो, सारी रात जाग कर अगर आप पढ़ रहे हो, सो फॉर दिस यू कैन यूज this particular idiom. So if you get selected into IIM Indore or any particular university or college that you are expecting or aspiring to, so you can use this idiom if someone asks you what was the secret कि आपको जो है यहाँ पर admission मिल गया, so you would say that I actually burned the midnight oil to get here, right. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, burn the midnight oil का हो जाएगा work late at night. ठीक है. So A4, B2, C3 and D1. So the correct answer for this question will be option A. Option A will be the correct answer over here. Now let's move forward to next one, and next one is on the issue of marriage, Sarita put her foot down. Okay. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, option A है stood up, option B is was firm, option C is got down and option D is walked fast. So put the foot down का मतलब क्या होता है, आपको जैसे कि मैंने बताया ही है कि थोड़ा सा इसमें स्टैंड लेने से मीनिंग है, बट स्टैंड लेने से मतलब स्टूड अप का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, खड़े होना, तो ये तो होगा नहीं. ठीक है. गॉट डाउन भी नहीं होगा, वॉक्ड फास्ट भी नहीं होगा. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी option B, and that is was firm. All right, now moving forward to next question, and next question is we have to choose the correct meaning of the phrase, and that is a blessing in disguise. So blessing in disguise का meaning क्या होता है, option A is something that appears good but is harmful. No, blessing in disguise का मतलब क्या होता है, something जो आपको बाद में ऐसा realization हो कि ये तो बहुत अच्छा था मेरे लिए, right. Next one is option B, that is something that seems bad turns out to be beneficial. Next one is a religious belief, तो ये तो होगा नहीं. Next one is a lucky coincidence without reason, right. तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी देखो नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहे हैं, समथिंग दैट सीम्स बैड, जो एक्चुअली बैड हो. नहीं, इसमें क्या होता है, आपको एक्चुअली पता नहीं होता कि कोई भी चीज़ कैसी है. लेटर ऑन यू गेट टू नो कि ये तो आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह जो है साबित हुआ, राइट. सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इट विल बी ऑप्शन डी, एंड दैट इज अ लकी कोइंसिडेंस विदाउट रीजन, राइट. Next we have, it is time that we bury the hatchet and work together to make this a healthier relationship. So हमें अब बताना है मीनिंग किसका, bury the hatchet का. bury the hatchet का मीनिंग क्या होता है, देखो hatchet क्या होती है, hatchet जो axe होती है ना, उसकी छोटे वाली जो axe होती है उसको हम बोलते हैं hatchet. So hatchet is used for what? Usually it is used by the hunters, right. किसी को kill करने के लिए. जो बड़े वाले होते हैं उनको usually trees के लिए use करते थे, right. अब हो सकता है कि दोनों purposes के लिए करते हों. तो जो छोटे वाली axe होती है, that is usually used for self defense or to kill the animals. So bury the hatchet का मतलब क्या हुआ, bury का hatchet meaning क्या हो सकता है. ऑप्शन ए है stop arguing, ऑप्शन बी is bury their dead. So this won't be the correct answer over here. Next one is come to friendly and peaceful terms, and next one is D. So D भी eliminate हो जाएगा. हम ना ऐसे बोलते हैं ना कि मिट्टी डालो, राइट. सो bury the hatchet का मीनिंग भी सिमिलर है, यानी कि जो भी आपकी लड़ाई है, जो भी नोक झोंक है, उसको आप जो है क्या करें,
ख़त्म करें, कंक्लूड करें, एंड यू बिल्ड अ हेल्दियर रिलेशनशिप टू बी और यू बी friendly with them, right? So the correct answer for this question will be what? Option C. इस question का option C सही answer होगा. Now moving forward to next question, and next question is, the teacher's explanation really cleared the air regarding the confusion among the students, right? So जो teacher का explanation था उसने क्या किया? It cleared the air और जो स्टूडेंट्स का कन्फ्यूजन था उसको खत्म किया, सॉर्ट ऑफ यही मीनिंग है. सो ऑप्शन ए इज टू मेक द एनवायरनमेंट फ्रेश. नो. नेक्स्ट वन इज टू रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग्स और टेंशन. ओके, नेक्स्ट वन इज टू अवॉइड डिस्कशन, ये नहीं होगा. टू क्रिएट मोर कन्फ्यूजन, ये तो ऑपोजिट ही हो गया, राइट? द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? Option B. The correct answer for this question will be option B. Now moving forward to next question, and next question is, we have column A and column B. Column A is for the idioms and column B is for the meaning. Next we have at the drop of hat, and B है हमारा kill two birds with one stone. ओके, सो इसका मीनिंग क्या हो सकता है ये आपको बताना है. इन हॉट वाटर, एंड नेक्स्ट वन इज कॉस एन आर्म इन लेग. सो ये तो हमें पता है दैट दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, सो डी का 2. ओके, यहाँ से ही आपको आंसर मिल गया, बट स्टिल लेट्स कंफर्म द करेक्ट आंसर. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को फॉर से he ran away at the drop of hat. इसका मीनिंग क्या हुआ कि इमीडिएटली बिना किसी हेजिटेशन के कोई भी काम कर दे. सो फॉर दैट वी यूज this particular idiom, right? So A का क्या हो जाएगा? A का हो जाएगा 3, जो कि यहाँ पर है ही. B कह रहा है to kill two birds with one stone, जैसे हम बोलते हैं ना, 2 तीर एक निशाना, right? So यहाँ पर हो जाएगा 4, that is to achieve 2 goals with 1 action. So B का हो जाएगा 4. इन हॉट वाटर का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप आ गए, सो यू कैन सी दैट आई एम करेंटली इन हॉट वाटर एंड आई कांट हेल्प यू, राइट? सो फॉर दिस वी विल यूज व्हाट? We will use in a hot water. Next, cause and arm and leg, ये आपको पता ही है. And the correct answer for this question will be option A. ठीक है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे. जो भी कन्फ्यूजन्स है, यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, अगर कोई भी इडियम एंड फ्रेजेस में आपको कोई भी डाउट है तो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट वन, एंड नेक्स्ट वन इज, वी हैव द सेंटेंस एंड और एक इडियम यहाँ पर यूज किया गया है. यू हैव टू फिगर आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम. So the sentence is, despite knowing the risks, he decided to jump the gun and announce the result prematurely. Okay, so he jumped the gun. था कुछ, right? Option A है to act too slowly, to act before the right time, to avoid responsibility, or to make a careful decision. So we already know jump the gun का मतलब क्या होता है? जब रेस होती है, गन शॉट होता है, उससे पहले ही अगर आप चले जाओ, भाग जाओ रेस में, तो फिर क्या होगा? दिस मीन्स कि आप एक राइट टाइम से पहले आप एक्ट कर चुके हो, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शन बी, दैट इज टू एक्ट बिफोर द राइट टाइम. Alright, now moving forward to next question, and next question is baker's dozen. So baker's dozen का meaning क्या होता है? Option A है यहाँ पर choosing quality over quantity. Next one is 1 unit extra with 1 dozen. Next one is a pile of bread, or when shopkeepers put something extra. बेकर्स डजन का मतलब देखो क्या होता है. बेकर्स डजन क्या होता है? वी नो एक डजन में क्या होता है? 12 होता है. बेकर्स यूजुअली पहले क्या करते थे? इफ़ यू बॉट समथिंग इन 12, सो वो एक एक्स्ट्रा चीज़ दे दिया करते थे, राइट? अगर आपने ब्रेड्स खरीदे तो एक एक्स्ट्रा ब्रेड दे देते थे 12 खरीदने पर. सो दिस अगेन हैज़ सम वेस्टर्न रेफरेंस ओवर हियर. सो 13 ऑफ समथिंग जो है हम क्या बोलते हैं? बेकर्स डजन बोलते हैं. All right, so 1 extra dozen, 1 unit extra with 1 dozen will be the correct answer, and the correct answer is what? That is option B. All right, so option B is question का सही answer होगा. Now let's move forward to next question. Next question है break a leg. Okay, so you guys are going to appear for your exams, right? और एग्जाम्स के लिए जब भी आप जाते हो तो आपके पेरेंट्स आपको क्या बोलते होंगे? गुड लक, राइट? सो फ्रॉम नाउ ऑन यू कैन यूज़ ब्रेक अ लेग. अब ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक्चुअली किसी की जो है लेग ब्रेक करने की बात करें, नो.
So if you are saying someone break a leg, that means you are wishing them a good luck, right? So यहाँ पर आपके पास 4 options है. We have give advice on maintaining physical health, so this won't be the correct answer. Option B है encourage someone to engage in risky activities, ये भी सही नहीं है. Option C कह रहा है suggest taking a short break during work, क्या ये आपका सही आंसर हो सकता है? नेक्स्ट है विश समवन गुड लक बिफोर अ परफॉर्मेंस. सो कोई भी परफॉर्मेंस अगर आप करने वाले हो, आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, कोई भी आपकी परफॉर्मेंस है, यू आर अबाउट टू सिंग समवेयर और यू आर अबाउट टू डांस, और कोई भी लाइक आप अपना परफॉर्मेंस करने वाले हैं, सो फॉर दैट वी यूज दिस पर्टिकुलर idiom. So the correct answer for this question will be what? It will be option D. All right, now moving forward to next question, and next question is keep someone at arm's length. So arm's length पर अगर आप किसी को रख रहे हो, so इसका meaning क्या हो सकता है? Let's figure it out. Option A है to ruin someone's plan. Option B is to avoid becoming too close or friendly with someone. Next is angry about something. Option D is having energy again after being tired. So if you keep someone at arm's length का मतलब क्या हुआ कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन से ज़रूरत से ज़्यादा जो है फ्रेंडली नहीं हो रहे हो, या फिर आप उन्हें जो है ज़्यादा अपने करीब नहीं आने दे रहे हो. ठीक है, सो ऐसा बोला जाता है, आप बोलते होंगे ना कि जो भी बुरे हैं लोग उनसे आपको दूर रहना चाहिए. ओके, सो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो भी बुरे लोग होते हैं, आपको बोलते होंगे ना आपके पेरेंट्स कि ये जो बच्चा है ये अच्छा नहीं है, तो यू शुड कीप हिम एट योर आर्म्स लेंथ. तो इसका मतलब क्या हुआ? डोंट गेट टू क्लोजर विद दैट पर्टिकुलर पर्सन, राइट? सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is to read between the lines. To read between the lines. अब इसका मीनिंग क्या हो सकता है? ठीक है, सो वी हैव समथिंग, जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिया गया है. टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग क्या हुआ? लाइन्स में जो है कई बार कुछ ना कुछ हिडन होता है, राइट? अर्लियर व्हाट पीपल यूज्ड टू डू इज कि कोई भी लाइक लाइन लिखी गई है, उनके बीच में जो है कुछ ना कुछ लाइक हिडन सीक्रेट जो है वो यूज़ किया करते थे. एंड वो जो सीक्रेट है वो एक पर्टिकुलर टेक्निक से ही जो है रिवील हो पाता था. जैसे कि ना आपने कभी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि एक पेपर होता है, उस पर सब कुछ जो है इनविजिबल होता है. वो पेपर जो है ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, बट उसके बीच में जो गैप होता है उसमें इनविजिबल इंक से लिखा गया होता है, राइट? सो अगर आप रीड कर पा रहे हो बिटवीन द लाइन्स, तो इसका मतलब क्या है? जो भी कोड था, जो भी हिडन इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको पता चल गई है. सो what can be the correct answer over here? Let's figure it out. So option A is to underline some words. किसी भी लाइन के वर्ड्स को अंडरलाइन करना, क्या ये हो सकता है? ऑप्शन बी है टू रीड डिफरेंटली, बिल्कुल ही अलग तरीके से पढ़ना. नेक्स्ट वन इज टू रीड अलाउड टू पब्लिक, पब्लिकली जो है किसी भी चीज़ के बारे में लाउडली बोल देना. नेक्स्ट वन इज टू अंडरस्टैंड मोर देन व्हाट द वर्ड्स सजेस्ट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब क्या होता है? टू डीकोड अ सीक्रेट. ठीक है, सो किसी भी सीक्रेट को जो है अगर आप डिकोड कर रहे हो, सो फॉर दैट वी यूज द ईडियम एंड दैट इज टू रीड बिटवीन द लाइन्स. अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप किसी पर्टिकुलर सीक्रेट को रिवील कर रहे हो. इसका मतलब क्या होता है कि कई बार कुछ वर्ड्स जो होते हैं उनका कुछ और जो है कॉन्टेक्स्ट होता है, उनका कुछ और मीनिंग होता है. सो व्हेन यू गेट टू नो दैट पर्टिकुलर मीनिंग, सो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर इडियम यूज कर सकते हो, राइट? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी व्हाट? ऑप्शन डी. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. ऑलराइट, so to read between the lines is what? Option D, and that is to understand more than what the word suggests. Next one is turned a deaf ear to. Turned a deaf ear to. इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इज डिसरिगार्डेड.
option B is at intervals, option C is by any means, or option D is rebuked. All right. So we have turned a deaf ear. So which one of these will be the correct answer? आपको ये identify करना है. Okay. So turned a deaf ear to, इसका मतलब क्या होता है? So when you get when someone turns their ear deaf, इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है कि that particular person is not actually hearing your problems. So ऐसे जो person जो किसी भी तरह का concern नहीं show करते हैं, उनके लिए हम ये idiom use करते हैं. For say, I asked them to help me in this situation, but they turned a deaf ear to me, right? So यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है disregarded. इसका मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को या पर्सन को इग्नोर करना. So जैसे कि बोला जाता है कि प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी जो है, जो ऑफिशियल्स थे, they turned their deaf ear to this particular situation. Right? Next is break the ice. So break the ice का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है. किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किसी भी पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन को जब आप स्टार्ट करते हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं break the ice. So option A is nervousness before a performance. So this won't be the correct answer. Option B is ill feeling carried by a person over a period of time. ये भी नहीं होगा. Option C is respect for someone's achievements. ये भी नहीं होगा. Next one is to say or do something that makes people feel more relaxed, especially at the beginning of a meeting or party. So इस context में भी आप देख सकते हो कि break the ice का meaning क्या होता है. When someone arrives at a particular place for the first time, right? So बड़ा ही like awkward silence होता है, right? So when you initiate the conversation, this means that you are trying to make that particular person quite comfortable, right? So यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? Option D will be the correct answer. The correct answer is what? Option D. Now moving forward to next, and next one is left out in the cold, right? So left out in the cold का meaning क्या होता है? Okay, so option A है यहाँ पर to go underground, option B है to be in hiding, option C है to be ignored, option D is to be extremely negative about something. Okay, so we have to identify which one of these will be the correct meaning of this idiom, and that is left out in cold. The correct answer for this will be C. देखो जो कोल्ड होता है, राइट, इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कोल्ड है, हॉट है, वार्म है, ठीक है, सो इसका कुछ ना कॉन्टेक्स्ट होता है. तो कोल्डनेस जो है शो करता है रूडनेस को, बीइंग एपैथेटिक, यानी कि किसी भी तरह के इमोशंस को नहीं शो करना, एंड और क्या हो सकता है, रूड होना, एग्रेसिवनेस को तो नहीं शो करता खैर, और वार्म जो होता है वो शो करता है फ्रेंडलीनेस को, ठीक है. सो कोल्ड बिहेवियर इज रूड बिहेवियर, एंड वार्म बिहेवियर जो है वो रिलेट करता है किसको, फ्रेंडलीनेस को. सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी इग्नोर्ड बाय समवन, ठीक है. सो इफ यू आर बीइंग लेफ्ट आउट इन कोल्ड, दिस मीन्स दैट यू आर बीइंग इग्नोर्ड बाय समवन. तो ये आप अपने सिचुएशंस में जो है यूज कर सकते हो इडियम, ठीक है. नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. अब इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है इवेंचुअली, ऑप्शन बी है immediately, and we have option C that is certainly, and option D है consecutively. So इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि सही मीनिंग क्या होगा, ठीक है. सो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मीनिंग ऑफ दिस इडियम. एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब क्या हुआ, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके लिए आप एकदम से जो है कोई भी एक्शन ले रहे हो, सो फॉर दैट वी यूज दिस पर्टिकुलर इडियम. नाउ हाउ कैन वी फ्रेम अ सेंटेंस विद दैट, एंड नाउ क्यों जो है हम ये सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं, अगेन टू मेमोराइज द vocab,
राइट. वोकैब को अगर मेमोराइज करना, यू शुड फ्रेम द सेंटेंसेस. सो सेंटेंस क्या हुआ, जैसे कि एट द just a moment. Okay, so at the drop of the hat, at the drop of the hat, I stepped down, to help the old lady who was struggling to get onto the bus. Okay, so meaning क्या हुआ, मीनिंग यही हुआ कि द मोमेंट आई सॉ कि ये जो ओल्ड लेडी है वो बस में नहीं चढ़ पा रही है, सो एट द ड्रॉप ऑफ हैट यानी कि इमीडिएटली मैं उतर गया उसकी हेल्प करने के लिए, राइट. सो दिस इज हाउ यू फ्रेम द सेंटेंसेस एंड दैट इज हाउ यू कैन मेमोराइज द वोकैब. ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इमीडिएटली हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज, it is important to take this opportunity to make a name for yourself. Beat around the bush. Okay, so beat around the bush का मतलब आपको ढूंढना है. Okay, यहाँ पर देखो क्या होगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये आपको सेंटेंस दिया गया है, राइट. ये जो सेंटेंस दिया गया है दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, और उससे जो है इस पर्टिकुलर ईडियम को जो है रिलेट किया गया है. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो ये ईडियम यूज़ की गई है इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, इस सिचुएशन के लिए, क्या वो करेक्ट है. अगर वो इनकरेक्ट है तो आपको इसको सब्स्टिट्यूट करना है आउट ऑफ ऑल दीज 4. ठीक है, इन चारों में से किसी एक को जो है आपको चूज करना है जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन या इस पर्टिकुलर सेंटेंस के साथ में रिलेट करेगा. ऑलराइट, सो वी हैव ऑप्शन ए एंड दैट इज फाइट टूथ एंड क्लॉ. नेक्स्ट इज बेयर द फुट. नेक्स्ट इज पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स. एंड नेक्स्ट वन इज स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट. ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर देखो क्या होगा. बीट अराउंड द बुश का मतलब देखो होता क्या है. बीट अराउंड द बुश का मतलब हो सकता है कोई भी चीज़ अगर आप डायरेक्टली कहने की बजाय आप उसे घुमा फिरा कर बोल रहे हैं. ठीक है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अगर आप कोई भी चीज़ नहीं बोल रहे हो, सो वी से बीट अराउंड द बुश. कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है या हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनको आदत होती है कि कोई भी बात बताने से पहले पूरा एक सिनेरियो बताते हुए चलते हैं. बट कई बार हमारी पेशेंस इतनी जो है इनफ नहीं होती है एंड वी डू व्हाट, हम बोलते हैं कि सीधा बताओ. सो स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश. ठीक है, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ, बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हुआ, टू टॉक आप बोल सकते हैं irrelevantly, or you can say beat around the bush to pursue an irrelevant task. ठीक है, सो ये इसका मीनिंग है. सो क्या ये जो इडियम यूज किया गया है इस कॉन्टेक्स्ट के साथ में मैच कर रहा है. सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ. सो बीट अराउंड द बुश, तो ये तो ऑपोजिट हो गया, यानी कि कोई भी इररिलेवेंट टास्क को आप कर रहे हो जिसका कोई कुछ रिजल्ट ही नहीं मिलना है, राइट. सो कोई भी फ्यूटाइल वर्क को परस्यू करना. ठीक है, इसी का ही दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, इसी का ही दूसरा मीनिंग होगा टू परस्यू अ फ्यूटाइल वर्क और टास्क, राइट. ये होता है बीट अराउंड द बुश. नाउ ऑप्शन ए इज व्हाट, ऑप्शन ए इज फाइट टूथ एंड क्लॉ.
ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत उस वाले ईडियम से रिलेटेड है जिसे हम बोलते हैं ना फाइट, नहीं, टूथ एंड नेल था, राइट। सो ऐसे ही टूथ एंड क्लॉ है, ठीक है। सो टूथ एंड नेल का मीनिंग हमारा क्या था, विद ऑल अवेलेबल मीन्स या फिर बाय ऑल मीन्स, ठीक है। सो फाइट टूथ एंड क्लॉ का मतलब क्या हुआ, बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेयर द फुट, ये बेयर फुट होगा। बेयर द फुट का मतलब क्या हुआ, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को आप किसी भी रिस्क की सिचुएशन को आप डायरेक्टली हैंडल कर रहे हो, राइट। जैसे होता है ना कि अगर फायर हो एंड यू आर वॉकिंग बेयर द फुट, दिस मीन्स कि आप एक पर्टिकुलर रिस्की टास्क को परस्यू कर रहे हो विदाउट टेकिंग इनफ केयर, राइट। सो इज इट मैचिंग विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, नो। सो वी विल एलिमिनेट ऑप्शन बी, ओके। एंड ऑप्शन ए जो है वो हो सकता है या नहीं, हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पास विथ फ्लाइंग कलर्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। पास विद फ्लाइंग कलर्स, जैसे कि इवन आफ्टर फेसिंग a lot of struggle in his life, he eventually passed with the flying colors, यानी कि स्ट्रगल होने के बावजूद भी वो लाइफ में अपने सक्सेसफुल हो पाया। नेक्स्ट वन इज व्हाट स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। इसका मतलब क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है, सो यू शुड सीज इट, यानी कि जब भी आयरन हॉट हो तभी आपको स्ट्राइक करना चाहिए। मतलब जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले आपको उसको यूज करना है। सो आउट ऑफ दीज विच वन वुड बी द करेक्ट आंसर, वी हैव ए, वी हैव सी एंड वी हैव डी। सो सेंटेंस क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, यानी कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उसका जो है आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका जो है यूज़ करना चाहिए और सक्सेसफुल होने के लिए इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाओ, राइट। सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। All right, the correct answer for this question will be option D. So ऐसे contextual way में भी जो है आपसे idioms and phrases पूछे जा सकते हैं, so you should really टेक केयर ऑफ इट कि क्या कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, क्वेश्चंस क्या है। ऐसा नहीं होगा कि आपको डायरेक्ट मीनिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर ईडियम या फ्रेज का बताना होगा। सो द थिंग इज कि ईडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आते हैं, वोकैब आपके आते हैं, द वुड बी द वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, और उसके लिए आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एंड क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, व्हेन पिग्स फ्लाई। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज कि क्या पिग एक्चुअली फ्लाई कर सकते हैं। ओके, सो कई बार ना क्या होता है कि हमारे ना सिबलिंग्स होते हैं, राइट, सिबलिंग्स होते हैं, राइट। तो आपने जैसे उसकी हेल्प कर दी, या कई बार हम ऐसे बोलते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, सूरज पश्चिम से निकल जाएगा बट मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगा। सो सूरज पश्चिम से निकलने का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी लाइक इम्पॉसिबल चीज़, उसके साथ जो है आप कंपेयर कर रहे हो कि कोई भी पर्टिकुलर इम्पॉसिबल टास्क हो जाएगा बट मैं ये पर्टिकुलर काम नहीं करूँगा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं व्हेन पिग्स फ्लाई। सो इसके लिए सेंटेंस आप क्या बना सकते हो, जैसे कि आई वुड एंटर दिस home when the pigs fly। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस पर्टिकुलर घर में कभी भी नहीं जाएंगे। या फिर आई वुड स्टेप भी बोल सकते हो, स्टेप इन दिस हाउस और दिस होम व्हेन द पिग्स होगा, पिग्स फ्लाई, राइट। सो इसके लिए सही सेंटेंस क्या होगा, समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ठीक है, समथिंग दैट विल नेवर डिविएट, समथिंग दैट विल गेट कंप्लीटेड एंड समथिंग दैट विल नेवर लास्ट लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ कि पिग तो देखो कभी भी फ्लाई नहीं होने वाले हैं। सो दिस मीन्स कि मैं कभी भी, क्या ये पर्टिकुलर पर्सन जो है कभी भी इस घर में नहीं आएगा, राइट। सो समथिंग दैट विल नेवर हैपन will be the correct contextual meaning of this idiom, that is when pigs fly, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, it will be option A।
Now moving forward to next question, and next question is on thin ice. So on thin ice का मतलब क्या हुआ? You must have watched it in the movies कि कई बार ना ऐसा होता है कि कोई लेक होती है जो कि फ्रोजन होती है, राइट, बट जब वो आइस जो जमी हुई होती है लेक की, वो कई बार बहुत थिन होती है, राइट, और कई बार क्या होता है जो भी कैरेक्टर होता है वो उसमें फिर गिर ही जाता है, राइट. सो ऑन द थिन आइस का मतलब क्या हुआ? अगर आइस देखो थिक है सो यू कैन ईजिली वॉक ओवर देयर, बट अगर थिन है सो दैट मीन्स वहाँ पर जाना जो है बहुत ज़्यादा रिस्की है, राइट. सो यहाँ पर सही मीनिंग क्या होगा? ऑप्शन ए है ऑन एन इन्वेस्टिंग जॉब, ऑप्शन बी इज ऑन अ समर वेकेशन, तो ये तो होगा नहीं. ऑप्शन सी इज कम्युनिकेटिंग विद फ्रेंड्स, ये भी नहीं होगा. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, एंड दैट इज इन अ रिस्की पोजिशन. सो इफ यू आर एक्चुअली वॉकिंग ऑन द थिन आइस और यू आर ऑन द थिन आइस, दैट मीन्स कि आप रिस्की सिचुएशन में हो. अब कई बार क्या होता है, कई बार हमारे सिबलिंग्स बहुत इरिटेट कर देते हैं, राइट. सो कई बार ऐसा होता है कि अगर उन्होंने कुछ भी किया तो टेम्पर हाई हो जाएगा अब आपका. सो इन दैट केस you can tell them that you're on the thin ice and I'm not going to spare you at all, right? So in that case we will use this particular idiom. Now moving forward to next one, and next one is bad blood. ये actually गाना में था, right? So bad blood का meaning क्या होता है? ब्लड जो है वो रिलेशन को शो करता है, और बैड क्या हुआ? बुरा, राइट. सो इफ यू हैव बैड रिलेशंस विद समवन, तो उसके लिए आप यूज करते हुए इडियम दैट इज बैड ब्लड. सो ऑप्शन ए इज हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, ऑप्शन बी इज फैमिली ऑफ इल रिप्यूट, ये नहीं होगा. उसके लिए हम यूज करते हैं बैड शीप, हम यूज करते हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा जिसके जो रेपुटेशन है ख़राब है, वो इल रेप्यूटेड है, या फिर जो बदनाम है, उनके लिए हम इडियम यूज़ करते हैं बैड शीप, राइट. सो वी शुड ऑल्सो वी कैन ऑल्सो यूज़ बैड हैट्स, ठीक है, बैड हैट्स भी आप यूज़ कर सकते हो. ओके, बैड शीप नहीं होगा, एक्चुअली ब्लैक शीप होगा. ओके, इट विल बी ब्लैक शीप, राइट. ब्लैक शीप होगा, ना कि बैड शीप. ओके, सो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप बोलते हैं या फिर बैड हैट्स बोलते हैं, राइट. सो नेक्स्ट है पुअर ब्लड सर्कुलेशन. अब देखो लिटरल मीनिंग हम कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, वी विल एलिमिनेट इट. पेस्टर एंड इरिटेट समवन, ये भी नहीं होगा. बैड ब्लड क्या शो करता है? किसी भी मतलब किसी के बीच में जो रिलेशन हैं अगर ख़राब होते हैं तो उनके लिए हम मीडियम यूज़ करते हैं बैड ब्लड, राइट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन A. ठीक है, the correct answer will be option A. All right. Now moving forward to next, and next is face the music. अच्छा, अब इसको ना मैं आपको सेंटेंस से समझाती हूँ, ठीक है. इसका मीनिंग क्या हो सकता है? जैसे कि सेंटेंस है as this was broken by you, so it is you who will face the music. ठीक है, फेस द म्यूजिक. अब इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग देखो क्या हो सकता है फेस द म्यूजिक का. तो थोड़ा सा आपको ना कॉन्टेक्स्ट मिल गया होगा, है ना. कॉन्टेक्स्ट आपको मिल गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट. फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? अगर आपने कुछ भी लाइक गलती की है तो आपको उसकी पनिशमेंट झेलनी पड़ेगी, राइट. सो ऑप्शन ए इज टू वर्क एवरी पॉसिबल वे टू सक्सीड, ये नहीं होगा. टू बी ट्रीटेड बाय समवन यू ट्रस्ट, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन सी इज टू हैव प्रॉब्लम्स विद मनी, नहीं. नेक्स्ट है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड. सो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है. ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा. नेक्स्ट इज द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन, ठीक है. फास्ट लेन, अब फास्ट लेन क्या होती है? वी हैव डिफरेंट लेन्स ऑन द हाईवेज, राइट. और एक ना हमारा लेन होता है उसमें जिसमें जो गाड़ी होती है वो हाई स्पीड पर ड्राइव कर सकती है, वो भी एक स्पीड लिमिट में. ओके, सो फास्ट लेन का मतलब क्या हुआ? फास्ट लेन का मतलब हुआ एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स रेसिंग,
और रेस जो है वो अल्टीमेटली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्साइटमेंट को, थ्रिल को, राइट. सो यूजुअली जो रेसर्स होते हैं दे परस्यू रेसिंग टू हैव द थ्रिल, टू हैव द एडवेंचर. सो उसी से रिलेटेड यहाँ पर है. नाउ कह रहा है द एक्टर डिसाइडेड टू लिव लाइफ इन द फास्ट लेन. दैट मीन्स कि उसे अपनी लाइफ जो है बड़ी ही एक्साइटेड मतलब एक्साइटमेंट से भरी हुई लाइफ उसको जीनी है, राइट. सो नेक्स्ट है ऑप्शन ए, दैट इज ड्रॉपिंग चार्जेस ऑफ क्राइम. सो ये नहीं होगा. ऑप्शन बी, दैट इज अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट. नेक्स्ट है ऑप्शन सी, दैट इज रेसिंग अवे टू द मून. ये भी नहीं होगा. नेक्स्ट है लाइफ ऑफ एक्सट्रीम स्पीड. सो ये भी नहीं होगा, राइट. ये तो डायरेक्ट कुछ कॉन्टेक्स्ट निकल गया फास्ट लेन का मतलब, राइट. सो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. ओके, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी. ठीक है. सो लिविंग लाइफ इन द फास्ट लेन मतलब क्या हुआ? दैट यू आर एक्चुअली लिविंग द लाइफ, द लाइफ दैट इज फिल्ड विद एक्साइटमेंट, राइट. Now moving forward to next question, and next question is keep someone at arm's length. ठीक है. सो इसका मीनिंग देखो क्या होता है. इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज टू समवन. सो किसी के ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा करीब आने से अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इडियम दैट इज कीप समवन एट आर्म्स लेंथ. सो ऑप्शन ए कह रहे हैं टू रूइन समवन्स प्लान. दिस वोंट बी द करेक्ट आंसर. एंग्री अबाउट समथिंग, ये भी नहीं होगा. हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड, ये भी नहीं होगा. So the correct answer for this question will be option B. All right. Now moving forward to next, and next is black sheep. ठीक है. तो ये तो मैंने आपको बताया ही था, राइट, अभी थोड़ी देर पहले. ब्लैक शीप एक इडियम होती है. Okay, so we have the idiom and that is ब्लैक शीप. सो ब्लैक शीप ईडियम का मीनिंग देखो क्या हो सकता है. मैंने बताया था हम ब्लैक शीप उनके लिए यूज़ करते हैं ईडियम जो बड़े ही बदनाम होते हैं, जिनका जो है रेपुटेशन खराब होता है. सो ऑप्शन ए इज disreputable, option B is miscreant, option C is intelligent and option D is naive. So यहाँ पर naive नहीं होगा ना ही intelligent होगा. अब miscreant जो है this can somewhat seem similar to you guys, but miscreants क्या होते हैं? Miscreants are the defaulters and ज़रूरी नहीं होता कि वो disreputable हो. फॉर से अगर किसी से फर्स्ट टाइम कोई मिस्टेक हुई है सो उसे जो है हम डिसरेप्यूटेबल कंसिडर नहीं करते. सो वी विल एलिमिनेट ऑप्शन बी एंड वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए. All right, now moving forward to next question, and next question is a snake in the grass. So a snake in the grass. अब snake क्या करता है? snake जो है वो शो करता है, आप कह सकते हो डिसलॉयल्टी को, ये शो करता है ट्रेचरी को, ये शो करता है धोखाधड़ी को, राइट. सो अगर बोला गया है ईडियम अ स्नेक इन द ग्रास, सो हम ऐसे पर्सन के लिए ये ईडियम यूज़ करते हैं जो कभी भी किसी को भी धोखा दे सकता है. ठीक है. सो वी यूज़ दिस फॉर अ ट्रेचरस पर्सन. ठीक है, जो धोखा देने वाला होता है. और यूजुअली धोखा कौन देते हैं? जिन पर आपको ट्रस्ट होता है, राइट. सो ऑप्शन ए कह रहा है अ वर्थलेस पर्सन, ऑप्शन बी इज अ सीक्रेट और हिडन एनिमी, ऑप्शन सी इज अ मैन ऑफ एबिलिटी एंड ऑप्शन डी इज अ मैन विद अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड. सो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, मैन ऑफ एबिलिटी भी नहीं होगा, वी आर लेफ्ट विद ए एंड बी. तो यहाँ पर अ वर्थलेस पर्सन भी नहीं होगा. यहाँ पर जो ऑप्शन बी है दिस शोज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेचरी. ठीक है, धोखाधड़ी. तो यहाँ पर अ सीक्रेट और हिडन एनिमी को ही हम क्या कहते हैं? ट्रेचरस बोलते हैं, राइट. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अ स्नेक इन द ग्रास का, दैट इज अ सीक्रेट और हिडन एनिमी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये जो ईडियम है ना, ये स्टोरी पर है. नाउ मुझे एग्जैक्टली तो कैरेक्टर्स याद नहीं है, बट इट वाज समथिंग लाइक दैट कि शायद कुछ लाइक कॉम्पिटिशन कुछ हो रहा था. Maybe it was related to throne, or it was something related to some princess or some lady जिसके साथ शादी होने वाली थी, जैसे स्वयंवर होता है, काइंड ऑफ दैट. सो वहाँ पर क्या था कि एक पर्टिकुलर पर्सन होता है, उसके पास एप्पल होता है एंड ही आस्क्स एवरीवन
कि जो भी इस एप्पल को जीत लेगा, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो compete कर रहे होते हैं, जो भी इस पर्टिकुलर एप्पल को जीत लेगा उसको जो है वो शायद वो पर्टिकुलर किंगडम मिल जाएगा, एम्पायर मिल जाएगा, या फिर उस पर्टिकुलर प्रिंसेस या लेडी से शादी करने को मिलेगा। सो हुआ क्या, द मोमेंट द एप्पल वॉज थ्रोन इन एयर, जो आसपास वहाँ पर जो भी कंपेटिटर्स थे, सो टू स्नैच दैट एप्पल and to get to that particular apple, they started fighting and they started killing each other, right? So यहाँ पर जो apple है, this was the reason of conflict, this was the reason of quarrel. So इसीलिए हम use करते हैं word that is apple of discord, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं लड़ाई की जड़ या झगड़े की जड़, right? So we call a person an apple of discord, जो क्या करता है, जो हर जगह लोगों को भड़काता है या किसी भी तरह का conflict जो है वो स्टार्ट कर देता है, राइट? सो ऑप्शन ए है सोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कॉज ऑफ हैप्पीनेस और डिसरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन। सो कम्युनिकेशन से तो कोई रीजन है नहीं, ना ही इसका कोई मीनिंग है कॉज ऑफ हैप्पीनेस से। Now we have option A, that is solution of dispute. This is the matter of, or we can say the reason of dispute. So इसलिए इस question का 48 का सही आंसर क्या होगा? It will be option B, and that is the matter of dispute. Moving forward to next question, and next question is Achilles heel. Achilles heel जो है this is related to Achilles, जो ग्रीक माइथोलॉजी का कोई कैरेक्टर था आई गेस, और या फिर ग्रीक हिस्ट्री का था। तो उसमें क्या था, जो अकीलीस था, ही वॉज अ वॉरियर एंड नो वन कुड डिफीट हिम, बट द रीजन वाई ही गॉट डिफीटेड इन द लास्ट वॉज दैट कि उनके हील में जो है एक एरो लग जाता है, और उस एरो की वजह से जो है वो कोई पर्टिकुलर वॉर या बैटल जो है हार जाते हैं, एंड ही इवेंचुअली डाइज। सो अकीलीस हील क्या हुई, दैट वाज द वीकनेस, कॉज ऑफ दैट ही लॉस्ट द बैटल, राइट? सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अकीलीज हील ऑफ समवन, दैट मीन्स कि आप उनकी वीकनेसेस की बात कर रहे हो, ठीक है? सो वी ऑल हैव आर अकीलीज हील, दिस मीन्स दैट हमारे सबकी कुछ ना कुछ वीकनेसेस होते हैं, राइट? सो ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहा है इररिलेवेंट थिंग, ओके? नेक्स्ट है वल्नरेबल पॉइंट, फास्ट रनर या कॉस्टली आइटम। सो डी सी तो होगा नहीं, ना ही ए होगा, द करेक्ट आंसर विल बी वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब यही होता है वीकनेस। सो अपना वीक पॉइंट जो है यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। अकीलीज हील का मतलब क्या होता है? अ वल्नरेबल पॉइंट ऑफ समवन। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट वन इज पुल द प्लग। पुल द प्लग, अब प्लग क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंस का प्लग होता है, राइट? अब वो प्लग सॉकेट में लगा हुआ है एंड वो अप्लायंस चल रहा है, अगर मान लेते फ्रिज। सो इफ यू पुल द प्लग, दैट मीन्स कि आपने उसको रोक दिया है, राइट? सो यहीं से ही कुछ ना कुछ इसका मीनिंग है। पुल द प्लग क्या है? इडियम नहीं है, दिस इज अ फ्रेज, ऑलराइट? सो फ्रेज में क्या होते हैं? फ्रेज में आपको कुछ स्टोरी नहीं मिलेगी, कुछ लाइक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मिल सकता है, एंड देयर वुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ रैंडम वर्ड्स, राइट? सो पुल द प्लग, option A is end something, option B is distract someone, option C is launch something, and option D is annoy someone, ठीक है? तो यहाँ पर देखो सही आंसर क्या होगा। कोई भी अगर कोई भी चीज़ चल रही है, अगर कॉन्टिन्यूटी में है, प्रोग्रेस में है, एंड इफ़ यू स्टॉप दैट, तो उसका मीनिंग क्या होता है? उसके लिए ईडियम आप क्या यूज़ करते हो? दैट इज पुल द प्लग, ऑलराइट? So that was all for today, guys. I hope this session was really helpful for you guys, and if you want to be the part of our community, you can join us on Telegram by scanning this QR code, and you can join our Telegram channel, and that is CUET by LPT. Now over there we will be giving you the updates for the upcoming lectures. जो भी updates है एग्जाम के बारे में, सारी information आपको इस Telegram channel पर मिल जाएगी. So make sure that you join this channel. और next session में अब हम मिलेंगे with the next topic, जो कि आपके लिए ऐसे ही बहुत ज़्यादा helpful रहेगा for CUET exam. So we will catch up soon later. Till then, keep preparing and all the best for your exam.